हेलो अगेन, वेलकम टू विद साई। मेरा नाम है कुणाल यांस और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल विद साई पे। तो क्लास 12 का हम लोग लेक्चर जो है वो पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने जो है पहले सेशन के बारे में देख लिया था। अब जो है अगर हम जैव विविधता की चर्चा करें तो पहला सेक्शन हमने पढ़ लिया है। अभी हमारे पास जो है वो दूसरा नंबर का है कि और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती है। पहले नंबर पे हमने पढ़ा था अक्षांशीय प्रवणता को, जो कि आपने अभी जो हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है जातीय क्षेत्र संबंध। तो चलिए देखते हैं इसमें कि क्या कह रहा है। सबसे पहले की कह रहा है कि जातीय विविधता जो है वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है। तो हमने कहा था सबसे पहले कि अक्षांशीय प्रवणता पर, तो आपको पूरा चार्ट दिखाया गया था ग्लोब के अनुसार जैसे जैसे हम ध्रुव से नीचे की ओर बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं, तो जातीय विविधता बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे हम वापस उत्तर की ओर या फिर दक्षिण की ओर, ध्रुव की ओर चलते हैं, तो जातीय विविधता क्या होती है, कम होती जाती है। अब हमारे पास कह रहा है जातीय क्षेत्र संबंध, मतलब कि क्षेत्र के आधार पर देखते हैं तो जाति और क्षेत्र में, समृद्धि में क्या रिलेशनशिप होता है। तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके से देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि जर्मनी के प्रकृति विज्ञानी और भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जर्मनी के एक नेचर साइंटिस्ट थे और भूगोल शास्त्री मतलब कि ज्योग्राफी के जो है वो एक बहुत अच्छे ज्ञाता थे, जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया कि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने पर जातियों की समृद्धि भी बढ़ती है। इनका कहना है कि जब हम अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाते हैं, अन्वेषण मतलब कि जिस क्षेत्र में आप प्रजातियों को देख रहे हैं या पा रहे हैं, या आप रिसर्च कर रहे हैं जिस क्षेत्र पर, अगर आप तुरंत उस क्षेत्र के एरिया को बढ़ाते हैं कि चलिए हमको रिसर्च इतना ज़्यादा करना है, तो तुरंत आप देखते हैं कि जातियों की समृद्धि भी बढ़ जाती है। क्योंकि जिस वक्त आप अगर एक कॉमन से एरिया में रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक कॉमन सा जो जाति है वो दिखाई देगा, या प्रजातियाँ जो है या जो जानवर है या पेड़ पौधे हैं वो दिखेंगे। लेकिन जैसे ही हम एरिया को बढ़ाते हैं तो आपको एरिया बढ़ने के बाद जाति की समृद्धि भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपको फिर कुछ नई जातियां मिलने लग जाएंगी वहां पर। तो वही इनका कहना है। जो जर्मनी के प्रकृति विज्ञानी है वह भूगोल शास्त्री है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया कि अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने पर जातियों की समृद्धि भी बढ़ती है। मतलब कि जब हम एक सीमा को, दायरे को, क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो जातियों की समृद्धि भी बढ़ती है, मतलब कि विविधता भी बढ़ती है, आपको और अन्य जातियां देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि जाति समृद्धि तथा क्षेत्र के बीच का संबंध, जो जाति है उस क्षेत्र में और उस जो क्षेत्र में मतलब जिसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं और उस क्षेत्र में जो भी जातियां पाई जाती है, इन दोनों के बीच का संबंध जो है उसको हम लोग लॉग से दर्शाते हैं। लॉग आपने पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा, नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई लेना देना नहीं है, बस ये रिलेशन है। उस रिलेशन को आपको एक फॉर्मूला से, लॉग के फॉर्मूला से दर्शाना होता है, तो आपको इससे फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। बस ये पढ़ने के लिए है तो आपको जानना जरूरी है। तो समझिए इस चीजों को। कह रहा है जाति समृद्धि तथा क्षेत्र के बीच का संबंध लघु गणकीय मतलब कि लॉग पैमाने पर एक सीधी रेखा को प्रदर्शित करता है। जब हम जाति, समृद्धि और क्षेत्र के बीच रिलेशन निकालते हैं, तो जब लॉग पर इस रिलेशनशिप को निकालते हैं, हम संबंध को निकालते हैं, तो एक सीधी रेखा मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो शो करती है। अब देखिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है, कह रहा है जो निम्नलिखित है, कह रहा है log s बराबर log c प्लस z log a। जो थोड़ा बहुत लॉग जानते होंगे उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बस करना कुछ नहीं होता अपने को। यहाँ पर बस कह रहा है, समझना है बातों को। कह रहा है log s बराबर होता है log c प्लस z log a के। इनका कहना यह है। तो अब यहाँ पर s का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, c का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, z का और a का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। चलिए देखते हैं क्या वैल्यू है। कह रहा है जहां पर s बराबर जातीय समृद्धि, मतलब कि अगर आपको जातीय समृद्धि निकालना है लॉग के पैमाने पर, तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे log s और बराबर होगा वो log c के प्लस z log a के। और z log a अगर यहाँ जो आप देख रहे हैं, तो अगर आप log को जानते हैं तो आपको पता है कि ये इसके पीछे से उठकर आया है इस सेक्शन में। तो फिलहाल जैसा कि मैंने कहा कि इस पर ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैथमेटिशियन बनने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको। आप आसानी से इसको पढ़ते रहिए, समझिए, बस ये आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या कह रहा है और क्या मतलब उसके अनुसार आएगा उसका। तो हम यहाँ पर देखते हैं log s बराबर log c प्लस z log a, जहां पर s का जो मान है वो कह रहा है जातीय समृद्धि
मतलब हम जातीय समृद्धि निकालेंगे किसी क्षेत्र में तब। सी बराबर कह रहा है अंतःखंड, मतलब उसके अंदर का जो खंड है जिस क्षेत्र में हमने लिया है वो, और बराबर होता है वाई के, मतलब वाई भी सेम सेक्शन में आता है, सी और वाई कुछ भी ले सकते हैं हम। ए बराबर होता है क्षेत्र, मतलब कि वो हमने जो क्षेत्र लिया है वो उस क्षेत्र के अंदर का जो पूरा खंड होता है उसको हम लोग सी कहते हैं। और जेड बराबर होता है रेखीय ढाल, मतलब कि जो ढाल कैसा है, स्ट्रेट है, ऊंचा है, नीचा है, किस तरीके का ढाल है। अब कह रहा है जहां पर जेड का मान 0.1 से 0.2 के बीच होता है। जेड जो है रेखीय ढाल को अगर देखें तो कहता है कि अगर आप log s पर किसी चीज को ले रहे हैं, एक मतलब प्रॉपर एरिया में आप रिसर्च कर रहे हैं, एक प्रॉपर एरिया में आप जाति समृद्धि को देखना चाह रहे हैं, तो आपको वहां पर जेड का पैमाना जो मिलेगा, जेड का जो वैल्यू मिलेगा, मतलब कि अगर हम रेखा देखें कि किस तरीके का रेखा बन रहा है हमारा ग्राफ के अनुसार, तो जेड का जो मान मिलेगा आपको वो 0.1 से 0.2 के बीच होता है। ये मैंने पहले भी कहा कि लॉग वगैरह जो दिया हुआ है बस एक रिलेशनशिप समझाने के लिए दिया हुआ है। इसके बारे में आपको क्लास 12th में उतना ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं करना है, उस पर कोई खास चर्चा नहीं करेंगे। लॉग बढ़ाना होगा तो उसके लिए आपको अलग से जो है बैच दिया जाएगा, जब आप मैथ वाला सेक्शन अगर आएगा कोई वीडियो तो उसमें आप देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में किसका क्या वैल्यू है उसके अनुसार आपको निकलना, और उसके अलावा वो कुछ नहीं ना पूछ रहा है आपसे, ना आपको बताने की आवश्यकता है। जेड का मान कह रहा है 0.1 से 0.2 के बीच होता है अगर क्षेत्रखंड छोटा हो, मतलब कि अगर क्षेत्र छोटा हो तब जेड का मान जो होता है, मतलब ढलान जो होता है या फिर सीधी रेखा जो होती है वो 0.1 से 0.2 के बीच होता है। अब यही सेकंड लाइन में कह रहा है कि यदि क्षेत्र बड़े हो, अगर हमने एरिया बढ़ा दिया है, ब्रॉड कर दिया, तो सिंपल सी बात है, आपको बताया गया कि अगर हम एरिया बढ़ाते हैं तो जाति समृद्धि भी बढ़ती है। सिंपल सी बात है, अगर हम एरिया सर्च करेंगे तो जाति समृद्धि बढ़ेगी, वहां के जो लोग हैं वो भी बढ़ेंगे, वहां जो गाड़ियां हैं वो भी बढ़ेंगी, वहां जो पेड़ पौधे हैं वो भी बढ़ेंगे। किस किस टाइप के पेड़ पौधे आ रहे हैं आपके पास। आप मगर मान लीजिए कि अगर आपने 1 किलोमीटर के स्क्वायर के क्षेत्र में जो है अध्ययन शुरू किया, तो आपको 1 किलोमीटर के स्क्वायर के क्षेत्र में जो है उसी का अध्ययन करेंगे ना आप, उसमें एक सीमित प्रजाति होगी। लेकिन आपको कहा गया कि आप 1000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में अध्ययन कीजिए, तो सिंपल सी बात है वहां पर प्रजाति बढ़ जाएगी, कुछ अन्य प्रजातियां आ जाएगी, कुछ अन्य जीव आ जाएंगे, कुछ अन्य जंतु आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर यही कहा जा रहा है, कह रहा है यदि क्षेत्र बड़े हो, मतलब कि अगर हमने क्षेत्र को बड़ा कर दिया, अर्थात संपूर्ण महाद्वीप, हमने पूरा का पूरा एक क्या ले लिया, महाद्वीप ले लिया, जैसे कि एशिया, हमने अगर पूरे एशिया की बात की तो पूरे एशिया में सिंपल सी बात है कि रेखीय ढलान अलग हो जाएगा, जेड का मान बढ़ जाएगा तुरंत, बाकी सब चीज वही रहेगा। लॉग एस मतलब हम जातीय समृद्धि ही निकाल रहे हैं, लेकिन हम एशिया स्तर पर निकाल रहे हैं। लॉग सी आपको पता है कि अंतःखंड वही होगा जो क्षेत्र हमने लिया है उसके अंदर का खंड, आपको जो वाई के बराबर होता है। ए बराबर आपको पता है कि क्षेत्र हमको पता है इतना क्षेत्र हमने लिया है पूरा एशिया महाद्वीप। अब जेड आपको निकलेगा और जेड का वैल्यू आपको कर दे दिया रहेगा, तो आपको पता है कि जब एरिया बड़ा होगा तो जेड का मान हम हमेशा क्या रखेंगे, 0.6 से 1.2 के बीच रहेगा। जैसा एरिया वैसा उसका मान जो है वो बन जाएगा, तो 0.6 से 1.2 के बीच जेड का मान रहेगा। अब कह रहा है अगले सेक्शन में कि अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले फलाहारी पक्षियों तथा स्तनधारियों की रेखा का ढलान 1.5 होता है, मतलब कि अगर जेड का वैल्यू देखें तो जेड का वैल्यू अभी हमने देखा कि अगर मान लीजिए कि ये आपका जो है पृथ्वी है, तो पृथ्वी में हमने एक कहा कि आप बड़े क्षेत्र को लेते हैं, अगर ये हम उसको मानते हैं कि एशिया महाद्वीप है, अगर ये कह रहा है कि अगर हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले, तो हमने कहा कि चलो ये वाला इलाका, ये वाला इलाका और ये वाला इलाका, ये पूरा का पूरा इलाका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इस पूरे इलाके में अगर हम सभी जीवों को ले रहे हैं तो कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले फलाहारी पक्षियों, मतलब कि वैसे पक्षी जो फल खाते हैं, तथा स्तनधारियों की रेखा का जो ढलन होगा, मतलब कि जेड का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1.5 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा, अभी हमने क्षेत्र भी बढ़ा दिया ना। अभी तो हम सिर्फ एक महाद्वीप को ले रहे थे, लेकिन अपने हमने पूरा क्या कर दिया, पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ले लिया। तो पृथ्वी का पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अगर हमने लिया है तो सिंपल सी बात है वहां पर जाति की जो प्रजाति की जो संख्या है वो भी बढ़ जाएगी, विविधताएं भी बढ़ जाएंगी। तो यही आपको इस वाले सेक्शन में बताया गया कि आप जो है अगर जाति विविधता देखते हैं तो किस किस आधार पर निर्भर करता है। तो हमने देखा कि अक्षांशीय प्रवणता पर निर्भर करता है, अक्षांश जैसे जैसे अलग होगा वैसे वैसे वहाँ की जातियाँ अलग हो जाएंगी, वहाँ की प्रजातियाँ अलग हो जाएंगी, वहाँ के जीव अलग हो जाएंगे, जो आपको पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा पिछला लेक्चर तो सबसे पहले आप पिछला लेक्चर पढ़िए, उसके बाद इस लेक्चर को पढ़िए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो बेटर होगा वो समझना, क्योंकि आप डायरेक्ट इस लेक्चर पे आते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा समझने में कि क्या पढ़ाया जाता है। तो ये कहानी थी हमारे दूसरे पॉइंट की,
अब देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है जातीय विविधता का पारिस्थितिकी तंत्र में महत्व। मतलब कि जो जातीय विविधता है उसका हमारे इकोलॉजी में, जहाँ हम रहते हैं वहाँ क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। तो आप स्वयं सोच रहे हैं कि अगर हम ये बात कर भी रहे हैं तो शायद हम गलत आदमी हैं कि हम ये बात कर रहे हैं कि जातीय विविधता का पारिस्थितिक तंत्र में क्या महत्व है। सबसे पहली बात कि अगर मनुष्य ये बात कर रहा है तो मनुष्य को इस धरती पर सबसे पहले तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कहीं से भी सभ्य नहीं है, कहीं से भी सोशल एनिमल नहीं है। ये जीव, ये पेड़, ये पौधे, इनका हक है हमारी पृथ्वी पर प्रॉपर वे में। फिर भी अब चूंकि हम लोग हैं मनुष्य, हम अपने आप को सुप्रीम मानते हैं, हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो पढ़ना पड़ेगा आपको भी। तो थोड़ा बहुत ये आपके हाथ में भी है कि आप इस पॉइंट को देखने के बाद थोड़े से अपने बातों को समझने का कोशिश कीजिएगा, गहराई को समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्या मनुष्य वास्तव में इस पृथ्वी के लायक है या नहीं। क्योंकि जिस हिसाब से हमने अभी आगे हम पढ़ेंगे जो कड़ा है हमने, वो बहुत नुकसानदायक है पृथ्वी के लिए। तो चलिए इस मानविक बातों पर आप स्वयं गौर कीजिए कि क्या आपको लगता है कि हम ज़्यादा बेटर है इस पृथ्वी पर, या पेड़ पौधे या जो जीव जंतु है वो ज़्यादा बेटर है। तो उसको आप लोग स्वयं सोचिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अगला कि जातीय विविधता का पारिस्थितिकी तंत्र में महत्व क्या है। मतलब कि क्या इंपॉर्टेंस है जातीय विविधता होने का, क्यों इतनी सारी जातियां जो है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती हैं। तो थोड़ा बहुत पहले हम लिखित भाषा में पढ़ते हैं, उसके बाद अपने हिसाब से हम लोग उस पर जो है डिस्कस या चर्चा करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि डेविड टिलमैन एक वैज्ञानिक है, कह रहा है उनके अनुसार किसी क्षेत्र में जितनी ज्यादा जाति विविधता होगी, डेविड टिलमैन कह रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में जितनी ज्यादा मात्रा में प्रजातियां होंगी, जाति विविधता होंगी, उतना ही ज्यादा वहां उत्पादकता होगी। उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी। सिंपल सी बात है कि जाति विविधता ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, चाहे वो किसी भी वे में हो। अगर हमने कहा कि जाति विविधता पेड़ पौधों में है तो सिंपल सी बात है हमारे लिए अनाज का प्रबंध कर रहे हैं वो। अगर हमने कहा कि जानवरों में है तो वो भी हमारे लिए अनाज का प्रबंध कर रहे हैं एक हिसाब से, क्योंकि हम मांसाहारी भी तो है। तो कह रहे हैं उतनी ही ज्यादा वहां की उत्पादकता होगी तथा पारितंत्र भी अधिक स्थायी होगा। वहां का जितना ज्यादा, मतलब अगर किसी क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में जाति विविधता पाई जाती है तो वहां का जो पारितंत्र है या पारिस्थितिकी तंत्र है वो एकदम परमानेंट होगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि आपके वहाँ की स्थिति के अनुसार वहाँ का तापमान होगा, वहाँ का मौसम होगा, वहाँ का पूरा सर्कल चलेगा, चक्र चलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं भोजन चक्र, जीवन चक्र, जो भी आप चक्र को समझते हैं। तो ये इनका डेविड टिलमैन का कहना है। तो डेविड टिलमैन ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में जितनी ज़्यादा जाति विविधता होगी वहाँ उत्पादकता उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब आपने जीपीपी एनपीपी आप पढ़ेंगे या पढ़े होंगे में भी इससे पहले, तो आपको पता होगा ग्रॉस प्रोडक्टिविटी रेट, नेट प्रोडक्टिविटी रेट। ये तो नहीं पढ़े तो आप लोग चैप्टर 13 में पढ़ेंगे, तो चिंता करने की बात नहीं है। अगला पॉइंट जो इनका कह रहा है कि पृथ्वी पर मानव जीवन के अस्तित्व के लिए अच्छी जातीय समृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यक है। इनका कहना है कि अगर मानव जीवन का अस्तित्व बनाए रखना है पृथ्वी पर तो उसके लिए जो है एक अच्छी जातीय समृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यक है। मतलब कि वैसा पारिस्थितिकी तंत्र जहां पर जातीय समृद्धि बहुत अच्छी हो, तभी मानव अस्तित्व में रह पाएंगे, नहीं तो फिर मानव अस्तित्व में नहीं रह पाएंगे। क्योंकि जैसे ही एक बैलेंस खत्म होगा, तो संतुलन जैसे ही बिगड़ेगा तो मानव भी बच नहीं पाएंगे इन सब चीज़ों से। कि जिस हिसाब से हम पेड़ काट रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं तो हम जानवरों का लगभग आवास छीन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसका उल्टा असर हम पर भी पड़ेगा। आपको पता है कर्मा लौट कर आता है ना। कह रहे हैं अगले पॉइंट में कि प्रजातियों के विलुप्त होने से भोजन श्रृंखला पर असर पड़ेगा। अब
प्रजाति विलुप्त होगी, आपको पता है हम एक चेन में चल रहे होते हैं ना, हम एक भोजन श्रृंखला में चल रहे होते हैं। और भोजन श्रृंखला में जब आप चल रहे होते हैं तो अगर भोजन श्रृंखला से किसी एक को निकाल दिया जाए तो सिंपल सी बात है कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो अब कोई एक की संख्या तो ज़्यादा हो जाएगी ना। सपोज कीजिए कि अगर हमने भोजन श्रृंखला में किसी एक को हटा दिया, विलुप्त हो गया, तो जो वो व्यक्ति जो हटा है वो जिसको खाता था उसकी संख्या तो ज़्यादा हो जाएगी ना, और जो उसको खाता था वो भी तो विलुप्त होने लग जाएगा क्योंकि उसको तो भोजन मिल नहीं रहा। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब कह रहा है कि प्रजातियों के विलुप्त होने से भोजन श्रृंखला पर असर पड़ेगा जिसके कारण पूरा तंत्र नष्ट हो सकता है। तो ये आपको बताया जा रहा है, ये महत्व है। आपको बताया गया कि जाति विविधता का किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में क्या महत्व हो सकता है। तो ये सब महत्व है, जिसमें से डेविड टिलमैन ने भी बताया कि जितनी ज़्यादा जाति विविधता होगी उतना ही ज़्यादा वहाँ का उत्पादकता होगा और पारितंत्र भी स्थायी रहेगा। पृथ्वी पर मानव जीवन के अस्तित्व के लिए अच्छी जातीय समृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है और प्रजातियों के विलुप्त होने से भोजन श्रृंखला पर असर पड़ेगा जिसके कारण पूरा का पूरा तंत्र नष्ट हो जाएगा। ये आपको मैंने अभी डिस्कस करके समझा दिया। नहीं भी आप अगर समझ पा रहे हैं तो आप चैप्टर नंबर 13-14 पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो जैव विविधता का ह्रास के बारे में देखते हैं। कह रहा है IUCN की लाल सूची के अनुसार विगत 500 वर्षों में लगभग 784 प्रजाति पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी है। अब IUCN क्या है? IUCN एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब कि विश्व स्तर पर IUCN एक संस्था है जो प्राकृतिक संसाधनों तथा प्रकृति का संरक्षण एवं सुरक्षा करती है। इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यही एक संस्था है जो जीवों को ढूंढती भी है और उसका नामकरण भी करती है, जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। इनका कहना है कि हमने एक रेड लिस्ट निकाली है और रेड लिस्ट के अनुसार जो हमारा अनुमान है कि पिछले जो 500 वर्ष बीते हैं, अभी हम 2023 में चल रहे हैं, इससे पहले जो पीछे के 500 वर्ष है, उस 500 वर्षों में पृथ्वी से 784 स्पेसीज 784 प्रजातियां जो है वो विलुप्त हो चुकी है पहले ही। बहुत से जो प्रजाति है उसके बारे में हम जानते भी नहीं पर्सनली अगर। नेक्स्ट कह रहा है कि जिसमें 87 पादप प्रजाति, मतलब 87 जो है वो पौधों की प्रजाति है, 338 मतलब कि 338 कशेरुकी हैं, रीढ़ की हड्डी वाले, और 359 मतलब कि 359 अकशेरुकी हैं। इतनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। पौधे 87, बाकी तो कशेरुकी और अकशेरुकी ज्यादा है, मतलब कि जंतु ज्यादा है। पौधे तो फिर भी कम विलुप्त हुए हैं, जंतु ज्यादा विलुप्त हो गए। अब अगर देखते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट को कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख जो है जीव हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, तो उस पर अगर ध्यान दें तो यहाँ लिखा हुआ है कुछ प्रमुख विलुप्त प्रजातियां। आप डोडो कह रहा है, मॉरिशस में एक प्रजाति पाई जाती थी डोडो, बाइफिगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मॉरिशस में एक प्रजाति पाई जाती थी डोडो, वो भी विलुप्त हो चुकी है। रूस में एक प्रजाति पाई जाती थी स्टीलर्स सी काउ, मतलब समुद्री गाय, स्टीलर्स है ना, सी काउ, ये रूस में पाई जाती थी, ये भी विलुप्त है। थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती थी, थाइलेसीन, ये भी विलुप्त हो चुकी है। उसके बाद शेर की उप प्रजाति थी 3 अफ्रीका में शेर की 3 उप प्रजातियां थी, बाली, जावन तथा कैस्पियन। बाली, जावन तथा कैस्पियन ये भी विलुप्त हो चुकी है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, बाइफिगर भी आपको यहाँ पर देख ही गया। अब अगला जो है पॉइंट वो हमारा ये कहता है कि राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद संयुक्त राज्य, मतलब कि जो नेशनल रिसर्च है ना, जो कमिटी है नेशनल रिसर्च कमिटी संयुक्त राष्ट्र की, अमेरिका की, के एक सर्वेक्षण के अनुसार, मतलब कि उन्होंने एक डाटा कलेक्ट किया, एक सर्वेक्षण किया, उसके अनुसार 2100 तक, मतलब कि 2100 ईस्वी में, अभी 23 चल रहा है 2023, आने वाले मतलब कि 70 सालों में, 78 सालों में
विश्व की आधी प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। मतलब कि आने वाले 80 सालों में पूरे विश्व में जो आधी जितनी भी प्रजातियां हैं उसकी आधी प्रजातियां खत्म हो जाएगी। और आपको बताया गया था कि अनुमान के अनुसार लगभग 70 से 80 लाख प्रजातियां, मतलब 40 लाख प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। तो ऐसा अनुमान है, ये डराने वाले डाटा है जिस पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए और शायद सुधरना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एन एक अंतरराष्ट्रीय संघ है जो प्रकृति तथा जो प्राकृतिक हमारे पास संपदा है उसको बचाने का, उसको संरक्षित रखने का कार्य करती है। इसलिए इसका जो नाम दिया गया है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। अब अगर हम इसकी बात माने तो इन्होंने क्या करा कि पौधे और कुछ जंतु हैं उनके दुर्लभ, मतलब कि ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने वाली है या बहुत कम हो गई है, इसकी एक सूची बनाई है। और इस सूची को देखें तो इनके अनुसार जो अनुमान है ये कह रहे हैं कि जो भारत में जो है, इनके अनुसार भारत में 132 प्रजाति जो है वो विलुप्ति के कगार पर है। ये कहना हुआ IUCN का। इनका मानना है कि 132 प्रजाति ऐसी है जो लुप्त हो सकती है और 24 प्रजाति जो है वो पहले ही लुप्त हो चुकी है। 24 पहले लुप्त हो चुकी है। तो ये संस्था इस तरीके से वर्क करती है। अब जो कहता है कि इस सभी को बचाने के लिए क्या कर रहा है, तो IUCN बहुत सारी चीजों को कर रहा है। इस चीजों को बचाने के लिए, बहुत सारे पौधों को बचाने के लिए उनकी दृष्टि से इन्होंने इनको वर्गीकृत भी किया है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन आप ढूंढिए कि भारत में 132 प्रजातियां जो अभी विलुप्त होने वाली है और 24 विलुप्त हो चुकी है, तो क्या आप उसके बारे में पता कर सकते हैं? अगर पता कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप पता कीजिए और देखिए अपने आप को, अपने आप का जांच कीजिए कि आप कितना जानते हैं उसके बारे में, तो बेहतर होगा। एक प्रकार से आपके लिए प्रैक्टिस हो जाए। तो आगे जो IUCN ने पौधों को बचाने के लिए अलग अलग प्रकार के कैटेगरी में बांटा पौधों को कि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसको कैसे बचाया जाए, ये खत्म होने वाला है। तो इसने इस तरीके से बचाने के लिए 4 श्रेणियां बनाई हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के पौधों को रखा है उनके विलुप्त होने के स्थिति के आधार पर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो फिर आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए मैक्सिमम मात्रा में और बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट।